नतीजों पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्षकर। अविनाश जी, अचानक से एक भारी सेल ऑफ नतीजों के बाद से हमने देखा है। क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ओवर हो गया या फिर ठीक है ये रिएक्शन नतीजों के बाद? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभिषेक का देखो नंबर्स में क्या एडजस्टमेंट है वो मेरे ख्याल से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जो दूसरे कंपेरेबल पेयर्स है वहां पे तो कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज हमने देखा नहीं था। तो मेरे ख्याल से देखिए आज मेरे ख्याल से एनालिस्ट मीट के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली क्या है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद वन ऑफ आइटम आने के बाद शायद प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो आंकड़ा है वो थोड़ा-सा मेरे ख्याल से उम्मीद से कम आया है। बट अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि कोई नेगेटिव सरप्राइज़ है, बट क्योंकि अगर आप एसेट क्वालिटी का आंकड़ा देखें तो वहाँ पे भी कोई ज़्यादा निराश करने वाला नंबर नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा-सा एक थोड़ा और क्लैरिटी और थोड़ा इनपुट्स ज़्यादा मिलेंगे तो पता चलेगा कि ये प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो मेरे ख्याल से जो नंबर है इसमें क्या वन टाइम प्रोविज़निंग आई है। लग तो रहा है कि इट इज़ अ वन टाइम प्रोविज़निंग, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कोई रिकरिंग वाला आइटम आइटम है। तो उस कारण से मेरे ख्याल से ये पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लैरिटी आने के बाद हो सकता है कि स्टॉक में वापस एक थोड़ा-सा बाउंस आपको देखने को मिले। नहीं, बिल्कुल मुझे भी लग रहा है अविनाश जी कि ओवर रिएक्शन है। और जो रिएक्शन आ भी रहा है ना, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये शुक्रवार का दिन नहीं होता अगर, तो शायद इस तरह का रिएक्शन नहीं आता। और जो पीपीओपी में जो गिरावट है, इतनी गिरावट आनी तो चाहिए नहीं। एसेट क्वालिटी आपकी बेहतर है, प्रोविजनिंग घटी है, मुनाफा आय दोनों बढ़े हैं, हालांकि अनुमान से थोड़े से कम जरूर हैं, लेकिन ये बढ़ के आए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्लैरिटी आती है, कुछ तो है। अदरवाइज ये जो शार्प रिएक्शन 5-5.5% एसबीआई जैसा शेयर टूटना, ये सामान्य बात नहीं होती है। लेकिन टाइटन के नंबर अच्छे आए हैं अविनाश जी, और हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन स्पेस में ना नंबर ठीक ठाक ही आ रहे हैं। टाइटन, आपकी राय क्या होगी नतीजों के बाद? क्या बाइंग करनी चाहिए इसमें? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से स्टॉक ने नंबर्स तो अच्छे दिखाए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे भी आज शाम को मेरे ख्याल से एक कॉन्फ्रेंस कॉल है। ओवरऑल जो ग्रोथ की कमेंट्री है, गोल्ड के प्राइसेस का क्या आउटलुक है, प्लस मुझे लगता है कि ज्वेलरी बिजनेस में क्या स्केलेबिलिटी कंपनी अचीव करेगी। कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि FY27 प्रीवियस ईयर से काफी बेहतरीन आएगा। ऑब्वियसली मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए कितनी जगह है और क्या नया प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करने वाला है, तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से एक बार सुनने के बाद अभिषेक एक व्यू हम ले सकते हैं। बट अदरवाइज रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मार्केट्स को सेंटिमेंट पॉजिटिव करने वाले अच्छे नंबर्स आए हैं। मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री आएगी वो मेरे ख्याल से आगे स्टॉक को रिरेट करेगी। तो पॉसिबली आपको आज नहीं बट मे बी मंडे को शायद एक अच्छा अपटिक देखने को मिलेगा, जब पूरी तरह से इसका आउटलुक हमको पता चले। टाइटन एक्सपेक्टेशन भी बेहतर सेट ऑफ नंबर्स की थी, नंबर्स अच्छे आए भी हैं, लेकिन एसबीआई की तरफ से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात भी कर रहे थे अविनाश जी, टेकिंग इट राइट फ्रॉम देयर, एसेट क्वालिटी का जिक्र आपने किया, इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन थी, भले कोई मेजर शॉक नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी नहीं है। लेकिन क्या स्लिपेजेस और रिस्ट्रक्चरिंग ट्रेंड्स हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, हो सकता है, देखिए रीस्ट्रक्चरिंग और स्लिपेजेस के कारण हो सकता है, लेकिन प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना कम मेरे ख्याल से इतना भारी तरह से घटा है, तो वो एक डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज है। और वो क्यों हुआ है, वेदर इट इज वन टाइम और वेदर इट बैंक ने कोई वन ऑफ किया है, ये मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की कमेंट्री में हमको सुनना जरूरी रहेगा, क्योंकि प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई भी बैंक के लिए जब बढ़ता है तभी हम उसको ऑपरेटिंग एक अच्छा इंप्रूवमेंट मानते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो ऊपर है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपेरेबल बेसिस पे घटी है। तो आई थिंक दिस पॉइंट नीड्स टू बी क्लेरिफाइड, मानसी। एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग टाइटन सेगमेंट्स की, आपने बात कही कि हर सेगमेंट पर फोकस करना होगा, लेकिन हाल ही में लॉन्च हुआ है इनका एलजीडी ब्रांड बियॉन्ड, और उसको मार्केट से रिस्पांस मिला जरूर है। हैविंग सेड सो, कैरेटलेन की ग्रोथ भी 24% रही है। सो ऑनलाइन ज्वेलरी अडॉप्शन और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैजेक्टरी पर किस तरह के सेंटिमेंट्स आपको लगता है कि इफ नॉट राइट अवे लेकिन फ्यूचर में नजर आएंगे?
नहीं, ज़रूर देखिए आउटलुक तो पॉज़िटिव ही है। कैरेट लाइन का जो प्रोडक्ट रेंज है और जो पोज़ीशनिंग है वो बहुत ही काफ़ी वेल पोज़ीशन्ड है टाइटन के लिए। मुझे लगता है कि ये कैटेगरी से आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर आप ज्वेलरी मार्केट देखें तो सारे जो गोल्ड ज्वेलरी मार्केट में जो जो प्लेयर्स है, हमने काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ ट्रैक्शन देखा है। तो कहीं न कहीं देखिए आज ये क्वार्टरली नंबर्स में तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। बट कैटेगरी वाइज़ मुझे लगता है कि यस ये सेगमेंट मेरे ख्याल से दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी से काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। बट ओवरऑल आई थिंक 27 के लिए मार्केट रिज़्यूम करेगा कि पिछले साल के हिसाब से कितना ग्रोथ आना चाहिए। तो डेफिनिटली हम पॉजिटिव है बट आई थिंक मैनेजमेंट कॉल आज होने वाला है उसके बाद आपको पूरी तरह से मैनेजमेंट का ग्रोथ आउटलुक और एस्पिरेशंस पता चलेंगे। तो उसके बाद मुझे लगता है क्लियरली एनालिस्ट अपने नंबर्स वापस रीएडजस्ट करके स्टॉक में वापस थोड़ी री-रेटिंग आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगी। को लेकर ये भी हो गया। इस बीच देखिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नंबर आए और ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नंबर आने के बाद ना शेयर में बहुत तेज उतार चढ़ाव हमने देखा, बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा। अच्छा, इस बीच उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नंबर आ गए हैं, मुनाफा बढ़ा है इनका। एनआई में भी हम देखें कि 864 करोड़ रुपए से बढ़कर 1093 करोड़ रुपए का फिगर आया है, तो एक हेल्दी नंबर हमें नजर आ रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और मुनाफा 83 करोड़ से बढ़कर 282 करोड़, मल्टीफोल्ड जंप मुनाफे में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखते हैं कि इसके एसेट क्वालिटी वगैरह के नंबर किस तरह के आते हैं, लेकिन प्राइमा फेसी ये नंबर तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन वगैरह के फिगर पर नजर रहेगी। ऑपरेटिंग मुनाफा 360 करोड़ रुपए से बढ़कर 515 करोड़ रुपए ईयरली बेसिस पर, सालाना आधार पर ये जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो नंबर ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देखेंगे तो शेयर जो है फिलहाल आपको 2% ऊपर नजर आएगा। जो ही नंबर्स इसके आए हैं तो ही लोअर लेवल से हमने इसमें थोड़ा स्पाइक देखा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक रेंज में रहा है। अविनाश सर काफी उठापटक किया है, राय क्या होगी आपकी शेयर को लेकर, कैसी लगती है कंपनी आपको? नहीं, नंबर्स अच्छे हैं। इनफैक्ट अभिषेक देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मुनाफा है, नेट प्रॉफिट का मुनाफा है, मेरे ख्याल से जैसे सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने इस बार नंबर दिखाए, मेरे ख्याल से नंबर्स डेफिनेटली स्ट्रांग है। और लग तो रहा है कि जिस प्रकार से अभी क्रेडिट ग्रोथ अपीयर हो रहा है, आने वाला क्वार्टर भी इनके लिए काफी ठीक ठाक रहना चाहिए। डेफिनेटली एट दिस लेवल थोड़ा बहुत री रेटिंग हो सकता है क्योंकि एसेट क्वालिटी भी चेक में है। पूरी तरह से मुझे लगता है जो नंबर के डिटेल आने के बाद हमको पता चलेगा कि किस प्रकार का डिपॉजिट ग्रोथ, एडवांसेस ग्रोथ हो चुका है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ देख के करंट लेवल से डेफिनेटली थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव अपटिक आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा क्योंकि उम्मीद से काफी थोड़े से बेहतर नंबर आए हैं। ठीक है, उम्मीद से बेहतर नंबर आए हैं। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी आवेदन दिया था। यानी अविनाश सर, स्विगी के भी नतीजे आने वाले हैं, डिसेंट क्वार्टर एक्सपेक्टेशन है जरूर। नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में हल्का फुल्का बाइंग इंटरेस्ट नजर जरूर आ रहा है। रेवेन्यू के फ्रंट पर 2% का इजाफा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और लॉसेस जो हैं शायद रिड्यूस हो इस बार, ऐसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं। हालांकि इनके फूड डिलीवरी बिजनेस, क्विक कॉमर्स, इंस्टामार्ट के बिजनेस, ये सारे पीसेस और सेगमेंट्स पर फोकस करना होगा। लेकिन टाइमलाइन इनके एबिटा ब्रेकडाउन को देखना काफी हद तक इंपॉर्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ की मॉनिटरेबल्स। कैसे देख रहे हैं फूड डिलीवरी स्पेस को आप, और जहां स्विगी की बात हो रही है इटर्नल पर भी, ओवरऑल आपका पर्सपेक्टिव बताइएगा। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इटर्नल के भी जो नंबर्स आ गए प्रॉफिट वाइज, आई थिंक मार्केट्स को एक अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज मिला कि मार्जिन इंप्रूव हो गए। स्विगी की बात करें तो मुझे लगता है आपने सही कहा कि ऑपरेटिंग लेवल पे क्या इम्प्रूवमेंट आया है वो मार्केट्स देखना चाहेगा क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी अभी भी नेट लेवल पे घाटा दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो भी ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ है उसका कितना इम्पैक्ट क्वालिटेटिवली ऑपरेटिंग मार्जिन पे आया है, बदलाव आया है या अभी भी ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी पैसा तोड़ रही है, ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अभी देख रहा है कि 10,000 करोड़ का क्यूआईपी इन्होंने जो किया था उसका कैसा उपयोग भी कंपनी ने किया है। मोस्टली लग तो रहा है कि अगर लॉसेस कम होते हैं एट द नेट लेवल तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है बट आई थिंक स्पेसिफिक्स के लिए हमको वेट करना पड़ेगा।
इस कंपनी के भी कॉन्फ्रेंस कॉल आज दोपहर को है, तो मेरे ख्याल से वो आने के बाद थोड़ा सा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी और स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स हमको मिलेंगे। चलिए, ये राय फूड डिलीवरी स्पेस और स्विगी के नतीजों का इंतजार नंबर्स आने पर देखते हैं सेगमेंट वाइज किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। बैंकिंग स्पेस से एक और शेयर पर जरा व्यू ले लेते हैं हम अविनाश सर से। अविनाश जी, यस बैंक हम देख रहे हैं कि 23 रुपए पर आ गया चलते चलते, लगातार मोमेंटम इसमें बना हुआ है और अब रेंज के ऊपरी साइड पर कारोबार कर रहा है। आप कितना भरोसा है आपको यस बैंक की इस तेजी को लेकर? क्या ये आगे सस्टेन कर पाएगी और जो निवेशक हैं क्या शेयर में बने रहे? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए नंबर्स तो काफी अच्छे आ गए हैं और नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टॉक में एक अच्छा रुझान बनना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट को अभी भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सस्टेनेबल है। कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी उम्मीद लगा रहा है कि अगर कैपिटल रेजिंग होता है तो इनकी आरओई रिटर्न ऑन एसेट के नंबर्स है वो थोड़े से इफेक्ट हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि देखिए एब्सोल्यूट प्रॉफिट तो अच्छा बढ़ा है, बट आरओई और रिटर्न ऑन एसेट का आंकड़ा अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को कोई ज्यादा बड़ा एक्साइटमेंट यहाँ मिला नहीं, और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो भी मेरे ख्याल से इतनी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो और एक क्वार्टर शायद मार्केट अप्रैल टू जून देखना चाहेगा कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस आता है, बिकॉज जैसे आपने एसेट क्वालिटी की बात कही, अभी तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आता है पोस्ट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, तो डेफिनेटली इसमें हो सकता है कि आप अगर यस बैंक को दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर करें तो डेफिनेटली वो दूसरे प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले में इनकी बैलेंस शीट इतनी बड़ी नहीं है, तो इनके लिए दिक्कत ज्यादा हो सकती है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, मार्केट में ये स्टॉक ने बहुत लोग वो निराश किया है, सेंटिमेंट वाइज काफी लोग ऊपरी लेवल से अटके हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पे जब भी जाता है तभी सेलिंग प्रेशर ये स्टॉक में आपको देखने को मिलता है, ये काफी दिक्कत है इस स्टॉक। चाल क्या होती है यस बैंक को लेकर ये भी हो गया। इस बीच इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना के नतीजे आ गए हैं और नतीजों के बाद देखिए 4.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 7 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, तो 4 करोड़ रुपए से घटकर 183 करोड़ रुपए आया है और मुनाफा इनका 135 करोड़ रुपए से घटकर 120 करोड़ रुपए। तो अगर मुनाफे में अगर कमी आई है तो फिर ये अपसर्ज क्यों? आय देखिए 726 करोड़ रुपए से बढ़कर 847 करोड़ रुपए। तो एबिटा और मुनाफे में कमी, लेकिन आय में बढ़ोतरी और बाजार उस चीज को चीयर कर रहा है। मार्जिन से एक बार देखेंगे, मार्जिन में तो भारी गिरावट है, 28% से घटकर 21.5% के मार्जिन। फिर ये शेयर क्यों चल रहा है? सिर्फ आय के दम पर? जरूर सेक्टर को भी समझते हैं। अविनाश सर, अपोलो हॉस्पिटल पर आपकी क्या राय है और ओवरऑल इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आपको बेहतर लगती हैं प्लेस्ड? नहीं, आई थिंक हॉस्पिटल सेक्टर विकास काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ क्वार्टर 4 में दिखा चुका है। आई थिंक मुझे लगता है कि हॉस्पिटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे डिस्पाइट सप्लाई ऑफ बेड्स, आई थिंक ये एक सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी वाइज बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो सबसे डोमिनेंट प्लेयर है और इनका ज्योग्राफिकल बेस और बेड कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स है प्लस जो एवरेज रियलाइजेशन पर ऑपरेटिंग बेड है वो भी काफी अच्छा इंप्रूव हो चुका है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर प्लेयर काम कर रहे हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान, नोएडा जैसे एरियाज में, वहाँ पे ज्यादा हॉस्पिटल्स का प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स वहाँ पे शॉर्टेज में है। तो यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल, पार्क मेडी वर्ल्ड, मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छे विकल्प है, क्योंकि अगर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव किसी को निवेश करना है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगला साल 1.5 साल अगर कोई निवेश करेगा, बिकॉज दीज आर ऑल लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस, बट डेफिनेटली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, तो हमको लगता है कि आगे भी ग्रोथ मोमेंटम इन सारे स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये राय हेल्थ केयर सेक्टर और अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर आपको मिलती हुई फंडामेंटल